बड़ी वर्ड यूज करेंगे तो इट इज द स्फेरिकल ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ सेंट्रल स्पेस और ल्यूमेन। तो एक स्फेरिकल ग्रुप है सेल्स का, दीज आर द सेल्स, इनका ये समूह है स्फेरिकल, और इसके बीच में एक सेंट्रल स्पेस है और ल्यूमेन है, और इसके अंदर जो भी सब्सटेंस मौजूद है दे आर कलेक्टिवली नोन एज कॉलवाइड। तो थायराइड फॉलिकल्स ये हम लोग टिश्यू में डिस्कस किया था कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम फॉर्म्स द थायराइड फॉलिकल, यानी जो फॉलिकुलर सेल्स हैं दे आर क्यूबॉइडल सेल्स, ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का हिस्सा है। बट ड्यूरिंग हाइपर एक्टिविटी, ये चीज समझना है, ड्यूरिंग हाइपर एक्टिविटी द लेंथ ऑफ द सेल्स बिकम इंक्रीज्ड, यानी द सेल्स में बिकम कॉलमनर। जैसे अगर ये हाइपर एक्टिव फॉलिकल है, यहाँ पर अगर सेल्स फॉलिकुलर सेल्स हाइपर एक्टिव है तो ये थोड़ा सा कॉलमनर शेप वाला हो जाएगा, लेकिन इसको कॉलमनर सेल नहीं कहेंगे बिकॉज न्यूक्लियस इज स्फेरिकल एंड सेंट्रल। तो एक्चुअली थायराइड फॉलिकल का साइज बढ़ता और घटता है। अगर थायराइड बहुत ज्यादा काम करेगा तो फॉलिकल का साइज कम काम करेगा तो घटेगा। नॉर्मल कंडीशन में जो सेल्स हैं दे आर क्यूबॉइडल, क्यूबिकल इन शेप, लेकिन जब ज्यादा काम करेगा तो सेल की लंबाई बढ़ जाती है, द सेल्स बिकम लॉन्गर। तो फॉलिकुलर सेल्स एक तरह का है, फॉलिकुलर सेल्स का समूह है जो मिलकर कहलाता है थायराइड फॉलिकल, और दूसरे तरह के जो सेल्स हैं ये आर पैराफॉलिकुलर सेल्स। ये जो ग्रीन कलर का बना दिया है ये पैराफॉलिकुलर सेल्स है। पैराफॉलिकुलर मींस दे आर नॉट द फॉलिकुलर सेल्स, ये फॉलिकुलर सेल्स नहीं है, उसके अलावे है, दैट्स व्हाई कॉल्ड पैराफॉलिकुलर सेल्स। तो फॉलिकुलर सेल का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे इस डायग्राम में बनाया, आपके असाइनमेंट में भी है। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल फॉलिकुलर सेल। ये एक सिंगल फॉलिकुलर सेल है। आप देखिए सेल की लंबाई ज्यादा है, देखने में लगता है ये कॉलम है, बट न्यूक्लियस इज सेंट्रिक, न्यूक्लियस सेंटर में है, दैट्स व्हाई इट इज लॉन्ग क्यूबॉइडल सेल, यानी ये ज्यादा एक्टिविटी कर रहा है तो इसकी लंबाई बढ़ गई है। न्यूक्लियस बीच में है, देयर आर फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया, ये कुछ माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें लाइसोसोम्स भी होते हैं विच रिलीज लाइटिक एंजाइम, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जो ब्लैक कलर का ऐसे बनाया है, these are the thyroglobulin protein. Follicular cells of the thyroid synthesize a specific type of protein called thyroglobulin. Thyroglobulin is a protein which has the molecular weight about 6,50,000. 6,50,000 molecular weight है थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन का, और इसका निर्माण करता है फॉलिकुलर सेल्स, और ये कब करता है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ TSH, जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन का निर्माण करता है जो इसके अंदर मौजूद है, और थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन में अमीनो एसिड है टायरोसिन। Tyrosine is the amino acid which is the part of thyroglobulin protein. Thyroglobulin protein is a specific type of protein which is synthesized by the follicular cells under the influence of the TSH, thyroid stimulating hormone. Now this is the outer surface of the follicular cell. This one is the inner surface which is also called luminal surface. This is called luminal surface, which is towards the colloid, यानी ये जो इसका सेंट्रल स्पेस है ल्यूमेन, इधर का ये जो सरफेस है इसको ल्यूमिनल सरफेस कहते हैं। इसमें फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स हैं which are called villi, वायरस टर्म आता है फिंगर के लिए, and they increase the surface area for the absorption of the substances present in the colloid. Now ये जो outer surface है, the outer surface of the follicular cells have a specific type of proteins. इसके पास खास तरह का प्रोटीन है which act as carrier molecules. The carrier molecules for the iodine are present in the outer surface of the follicular cell.
Actually, these carrier molecules are responsible for active absorption of iodide from the circulating blood. हम लोग जो फूड लेते हैं उसमें आयोडीन है, तो आयोडीन जब ब्लड में एब्जॉर्ब होता है तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ आयोडाइड. While the iodine is present in the blood, it is in the form of iodide. तो हम लोगों के सर्कुलेटिंग ब्लड में आयोडाइड मौजूद है और इस आयोडाइड को एब्जॉर्ब करने वाला बॉडी में और कोई दूसरा सेल नहीं है सिवाय फॉलिकुलर सेल. फॉलिकुलर सेल में ही ये कैपेसिटी है कि ये ब्लड से आयोडाइड को एब्जॉर्ब करेगा. अदरवाइज बॉडी का कोई भी सेल आयोडीन के एब्जॉर्प्शन के लिए स्पेशलाइज नहीं है. तो ये जो फॉलिकुलर सेल से क्यों एब्जॉर्ब करेगा? तो बिकॉज इसके सरफेस पे कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं which actively absorb the iodide from circulating blood. हमने बार-बार कहा है active absorption. Actually, the amount of iodine present within the follicular cell is far greater than the amount present in the circulating blood. यानी circulating blood में आयोडीन की जो मात्रा है उससे कई गुना ज्यादा अमाउंट मौजूद है follicular cell में. फिर भी आयोडीन absorb होता है from lower to higher concentration. And it is due to the active transport performed with the help of the carrier molecules present in the outer surface of the follicular cell. अगर ये बाहर वाला सरफेस इसका डैमेज कर देंगे फॉलिकुलर सेल का तो ये आयोडीन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाए. तो ये फॉलिकुलर सेल्स है जिसमें न्यूक्लियस है सेंटर में, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है, सबसे इंपॉर्टेंट है थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन जिसका अमीनो एसिड है टायरोसिन. इसका निर्माण स्वयं फॉलिकुलर सेल करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टीएसएच. अब दूसरा टाइप जो है ये पैराफॉलिकुलर सेल्स, दे आर फ्यू इन नंबर. पैराफॉलिकुलर सेल्स का नंबर कम है बट दे हैव ग्रेटर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा है हालांकि इसका नंबर कम है. तो फॉलिकुलर सेल सिंथेसाइज एंड रिलीज द हार्मोन कॉल्ड थायरॉक्सिन. ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं दिस वन ये सिंथेसाइज करेगा हार्मोन थायरॉक्सिन, जबकि पैराफॉलिकुलर सेल विल रिलीज द हार्मोन टीसीटी दैट इज कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन. मींस दीज आर द टू हार्मोन्स रिलीज्ड फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड. इसके अलावा थायराइड ग्लैंड इज हाईली वैस्कुलराइज्ड. थायराइड ग्लैंड काफी वैस्कुलराइज्ड है. आप पहला डायग्राम देखिए ध्यान से, तो इसमें रेड कलर से बनाया है ये आर्टरी है, ये दीज आर आर्टरी. आप देखिए ये राइट सुपीरियर आर्टरी, सुपीरियर यानी ऊपर है, तो ये राइट सुपीरियर आर्टरी और ये लेफ्ट सुपीरियर आर्टरी. तो ये हो जाएगा राइट इंफीरियर आर्टरी, लेफ्ट इंफीरियर आर्टरी, यानी टू पेयर्स ऑफ आर्टरी, वन पेयर सुपीरियर, वन पेयर इंफीरियर, and there are three pairs of veins. वेन्स का 3 पेयर है. ये ग्रीन वाला ये सुपीरियर थायरॉयडल वेन, ये मिडिल थायरॉयडल वेन और ये इंफीरियर थायरॉयडल वेन. मींस देयर आर 2 पेयर्स ऑफ थायरॉयडल आर्टरी, one pair superior which provide blood or which supply blood to the upper part of the thyroid lobes, और दूसरा one pair inferior which supplies blood to the posterior part of the thyroidal lobes. 2 पेयर थायरॉयडल आर्टरी है और 3 पेयर थायरॉयडल लोब्स है. पोजीशन के आधार पर नामकरण है सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर. तो 3 पेयर वेन है और 2 पेयर आर्टरी है. सुपीरियर 1 पेयर सुपीरियर, 1 पेयर इंफीरियर, जो डायग्राम में भी दिख रहा है. जाहिर सी बात है आर्टरी का काम होगा ब्लड सप्लाई करना और वेन का काम है ब्लड को रिमूव करना. तो थायराइड इज हाईली वैस्कुलराइज्ड ग्लैंड. ऐसे तो हम लोग कहते हैं कि कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड है तो वैस्कुलराइज्ड होगा बिकॉज वो हार्मोन कहाँ रिलीज करेगा? ब्लड में. अगर उसके पास ब्लड सप्लाई नहीं है तो हार्मोन उसको रिलीज किस में करेगा और हार्मोन कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? तो दैट्स व्हाई ये वैस्कुलराइज्ड होता है. अब जो एवरेज ब्लड सप्लाई है, ध्यान देंगे, एवरेज ब्लड सप्लाई टू द थायराइड ग्लैंड is 4 ml per gram per minute. कहने का मतलब है कि थायराइड के 1 ग्राम को 1 मिनट में 4 ml ब्लड सप्लाई होता है.
4 ml ब्लड 1 ग्राम को 1 मिनट में, और थायराइड का एवरेज वेट बताया 25 ग्राम, तो 1 मिनट में 100 ml ब्लड सप्लाई होगा। 1 मिनट में 100 ml, तो अगर 60 मिनट या 1 घंटे की बात करेंगे तो 6 लीटर हो जाएगा, 6000 ml। तो 6000 ml blood is supplied to the gland, thyroid gland। यानी हम लोगों के बॉडी में जितना ब्लड है 5 से 6 लीटर, वो एक घंटे में थायराइड से पास कर जाता है। तो हाईली वैस्कुलराइज्ड है। अब इसका कारण होगा कि वैस्कुलराइज्ड क्यों है, तो सीधा सा मामला है, ये आयोडीन को ये थायराइड ग्लैंड को सिंथेसाइज करता है थायरॉक्सिन, और थायरॉक्सिन का जो चीफ इंग्रेडिएंट है वो है आयोडीन। थायराइड ग्लैंड हैज टू सिंथेसाइज थायरॉक्सिन हार्मोन, और थायरॉक्सिन का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो आयोडीन, और आयोडीन सप्लाई कौन करेगा? ब्लड। तो अगर ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा थायराइड को, तो आयोडीन का सप्लाई कम हो जाएगा, तो थायरॉक्सिन का सिंथेसिस कम हो जाएगा। तो इसलिए ब्लड सप्लाई काफी ज्यादा पूछेगा, क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाई द ब्लड सप्लाई इज ग्रेटर इन द थायराइड ग्लैंड। तो सिंपली इट इज टू सप्लाई द आयोडीन फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन। और 3 पेयर थायरॉयडल वेन वहां से ब्लड लेकर आ रहा, उस ब्लड में क्या मौजूद है? थायरॉक्सिन और टीसीटी। थायरॉक्सिन रिलीज किया है फॉलिकुलर सेल, और टीसीटी रिलीज किया है पैराफॉलिकुलर सेल। इनको लेकर 3 पेयर थायरॉयडल वेन बाहर आ रहा है, तो इसलिए ब्लड सप्लाई भी अच्छा है इसका। तो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी तक थायराइड का कोई स्टडी किया, थॉमस वाटन ने पोजीशन इसका देखा, नेक रीजन में वेंट्रल टू द ट्रैकिया गार्डेड बाय द थायराइड कार्टिलेज, और ब्लड वैस्कुलर ब्लड सप्लाई देखा हम लोगों ने, 2 पेयर्स थायरॉयडल आर्टरीज, 1 पेयर सुपीरियर, 1 पेयर इंफीरियर, and 3 pairs thyroidal veins, 1 pair superior, 1 pair median, and 1 pair inferior. Average blood supply to the gland is 4 ml per gram per minute, यानी about 6 liter blood passes through the gland in about 1 minute. थायराइड का मॉर्फोलॉजी अगर देखें, ओरिजिन देखें, तो थायराइड का ओरिजिन हमने बताया, both the lobes of thyroid develop from the wall of the pharynx, and later on these 2 outgrowths get detached from the pharynx and get attached together at the junction called isthmus. That's why thyroid gland is endodermal in origin. इसका origin है endodermal। और मॉर्फोलॉजी देखा, थायराइड का जो एवरेज साइज है वो 50 to 60 मिलीमीटर इन width and about 25 ग्राम इन weight, 25 ग्राम वजन है। और स्ट्रक्चर देखें इसमें हिस्टोलॉजी, तो इसमें 2 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, एक तो थायराइड फॉलिकल और दूसरा पैराफॉलिकुलर सेल। फॉलिकल वर्ड यूज करते हैं जब बहुत सारे सेल्स का समूह हो, स्फेरिकल समूह हो, और उसके अंदर एक सेंट्रल स्पेस या ल्यूमेन हो, तो दैट इज कॉल्ड फॉलिकल। तो ऑब्वियसली दीज सेल्स आर फॉलिकुलर सेल्स, दीज आर क्यूबॉइडल सेल्स, बट जब ज्यादा काम करेगा, यानी जब ज्यादा थायरॉक्सिन रिलीज करेगा, हाइपर एक्टिव होगा, तो दे विल बिकम स्लाइटली elongated, ऐसा इस डायग्राम में देखते हैं, लंबा होता है, तब इसको लॉन्ग क्यूबॉइडल सेल कहेंगे, कॉलमनर नहीं कहेंगे। और ये जो पैराफॉलिकुलर सेल है, इसकी संख्या कम है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया इसमें ज्यादा है, और ये एक हार्मोन रिलीज करता है टीसीटी, जबकि पैराफॉलिकुलर सेल में आप ये आउटर सरफेस देख रहे हैं, इसमें कैरियर मॉलिक्यूल्स है जो एक्टिव एब्जॉर्प्शन करता है, ब्लड से आयोडीन को एब्जॉर्ब करके पहुंचा देता है सेल्स के अंदर। और दूसरा इसके ल्यूमिनल सरफेस जो इस ल्यूमेन की ओर है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है विलाई, जो इसके एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाता है, और ल्यूमेन में जो भी सब्सटेंस मौजूद हैं, दे आर कलेक्टिवली नोन एज कॉलॉइड। इसके बीच में सेल है, न्यूक्लियस है, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन, जिसमें अमीनो एसिड होता है टायरोसिन, एंड इट इज सिंथेसाइज्ड बाय द फॉलिकुलर सेल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टीएसएच। तो ये तो इसका स्ट्रक्चर। अब हम लोग फिजियोलॉजी देखें, तो फिजियोलॉजी में कहा है कि 2 हार्मोन रिलीज होता है, एक तो थायरॉक्सिन
और दूसरा टीसीटी। पहले थायरॉक्सिन हम लोग डिस्कस करें। थायरॉक्सिन हार्मोन वाज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडीड बाय कोचर। कोचर ने KOCHER कोचर, इन्होंने पहली बार थायरॉक्सिन को स्टडी किया हार्मोन को। देन केंडल, KENDALL केंडल, इन्होंने थायरॉक्सिन के को क्रिस्टलाइज किया। क्रिस्टलाइज करने का मतलब है इसको स्टोर किया प्योर फॉर्म में, या थायराइड ग्लैंड से इसको निकाल के इसको प्योर फॉर्म में स्टोर किया, क्रिस्टलाइज किया। ये काम किया केंडल ने, यानी ही आइसोलेटेड थायराइड फ्रॉम द थायराइड फॉलिकल, आइसोलेटेड थायरॉक्सिन फ्रॉम थायराइड फॉलिकल एंड subsequently he stored the thyroxine। तो ये काम किया केंडल ने, और हार्मोन का डिटेल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर स्टडी किया हैरिंगटन एंड बार्जर ने। हैरिंगटन एंड बार्जर, इन्होंने दोनों ने मिलकर थायरॉक्सिन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी किया। तो ये तो इसका हिस्ट्री। अब थायरॉक्सिन का निर्माण होता है फॉलिकुलर सेल और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ TSH। तो पहला प्रोसेस क्या है वो समझ लें। हम लोग जो फूड लेते हैं आयोडीन है, वो आयोडीन ब्लड में जब एब्जॉर्ब हो जाता है इंटेस्टाइन में, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ आयोडाइड। जब ब्लड के साथ घूमता हुआ पहुंचता है थायराइड में, तो फॉलिकुलर सेल्स का जो आउटर सरफेस है या कैरियर मॉलिक्यूल उसको एक्टिवली एब्जॉर्ब करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ TSH। अब इस थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल में अमीनो एसिड है टायरोसिन। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन इज अटैच्ड टू वन मॉलिक्यूल ऑफ टायरोसिन। एक मॉलिक्यूल आयोडीन अटैच होगा एक मॉलिक्यूल टायरोसिन से टू फॉर्म द compound called monoiodotyrosine। monoiodotyrosine, MIT कहते हैं, MIT। Now two MIT combined together, दो MIT मिल जाएगा तो it will form DIT, diiodotyrosine। दो MIT मिलेंगे तो एक बन जाएगा DIT, diiodotyrosine। Now one MIT and one DIT combine together to form triiodotyrosine, THYRO। उसमें टायरोसिन लिखा हुआ असाइनमेंट पर ठीक कर लीजिएगा। triiodotyrosine, THYROSIN, tyrosine। And finally two DIT combine together to form tetraiodothyronine, which is also called thyroxine। इसको T4 कहते हैं, और ट्राईआयोडोथायरोसिन को T3 कहते हैं। तो T4 और T3, ये सिंथेसिस कहलाता है कपलिंग। ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है इस प्रोसेस को कहते हैं कपलिंग। इट ऑल्सो अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ TSH। ये भी होता है TSH के प्रभाव में। नाउ जब कपलिंग जारी है तो फिर दिस आयोडीन थायरोग्लोबुलिन कॉम्प्लेक्स इज रिलीज्ड इनटू द कॉलवाइड। अब ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा आयोडीन थायरोग्लोबुलिन कॉम्प्लेक्स, यानी आयोडीन जो अटैच है टायरोसिन के साथ वो रिलीज हो जाएगा इस स्पेस में कॉलवाइड में। तो पहले एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का मानना था कि कॉलवाइड उसको सिर्फ स्टोर करता है, लेकिन अब ये एंडोक्राइनोलॉजी में ये प्रूव हो चुका है कि स्टोरेज के साथ साथ कपलिंग जारी रहता है। यानी जो कपलिंग यहाँ हो रहा था कि दो MIT मिलकर DIT बना रहा था, एक वन MIT वन DIT मिलकर T3 और 2 DIT मिलकर T4, ये यहाँ भी जारी रहेगा। नाउ जब थायरॉक्सिन की जरूरत होगी ब्लड में, तो ये आयोडीन थायरोग्लोबुलिन कॉम्प्लेक्स विल बी एब्जॉर्ब, और इसमें एब्जॉर्प्शन के लिए ये विलाई है, इनसे होकर ये एब्जॉर्ब होगा। कहाँ पहुंच जाएगा? सेल के साइटोप्लाज्म में, फॉलिकुलर सेल के साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे लाइसोसोम्स होते हैं, वो लाइटिक एंजाइम रिलीज करेगा और लाइटिक एंजाइम डिटैच कर देगा T3 और T4 को थायरोग्लोबुलिन से। T4 स्मॉल अमाउंट ऑफ T3 and large amount of T4
are detached from the iodine thyroglobulin complex and are released into the blood circulation. Whereas rest of the T3, T4 as well as MIT and DIT are released back into the colloid for further coupling. यानी जितना जरूरत है हार्मोन का T4 और T3 का वो ब्लड में रिलीज हो जाएगा, और जिसकी जरूरत नहीं है जितना अमाउंट एक्स्ट्रा है T3, T4 या फिर MIT और DIT वो वापस आ जाएगा कॉलवाइड और यहाँ सिंथेसिस जारी रहेगा। यहाँ पर ये सिंथेसिस जारी रहे। तो इसलिए नीट में ये क्वेश्चन आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड स्टोर्स इट्स सेक्रेशन बिफोर रिलीज। तो ये T3 और T4 को स्टोर किया हुआ है थोड़े समय के लिए और फिर रिलीज करता है, और दूसरा कोई ग्लैंड जैसे ही सिंथेसाइज करता है तुरंत रिलीज करता है। थायराइड इसको थोड़े समय तक स्टोर करता है विद इन द कॉलवाइड। तो ये आंसर था उसमें थायराइड। तो ये प्रोसेस हो गया कपलिंग, और ये सारा प्रोसेस हो रहा है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयोडाइड फ्रॉम सर्कुलेटिंग ब्लड, एक्टिव एब्जॉर्प्शन, देन अटैचमेंट ऑफ द आयोडीन मॉलिक्यूल विद टायरोसिन टू फॉर्म MIT, फिर 2 MIT मिलकर एक DIT, 1 MIT 1 DIT मिलकर T3 और 2 DIT मिलकर T4, और फिर उसके बाद रिलीज हो गया कॉलवाइड में टू कंटिन्यू फर्दर कॉपलिंग। फिर उसके बाद जब जरूरत पड़ेगी तो T3 T4 एब्जॉर्ब हुआ, लाइसोसोम उसको डिटैच कर दिया थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन से और ये रिलीज हो गया ब्लड। तो ये तो इसका सिंथेसिस का। नाउ थायरॉक्सिन का जो सिंथेसिस हो रहा है वो सब तो TSH के प्रभाव। अब TSH का कम काम होगा तो थायरॉक्सिन कम रिलीज होगा, TSH ज्यादा रिलीज होगा तो थायरॉक्सिन ज्यादा होगा। उसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे, अब नॉर्मलिटी में इस पर डिस्कस करेंगे। तो ये तो कपलिंग प्रोसेस देखा। आयोडीन का जो एवरेज अमाउंट होता है हम लोगों के ब्लड में, द एवरेज अमाउंट ऑफ आयोडीन इन आवर ब्लड इज 1 माइक्रोग्राम पर 100 ml। ये आपके उसमें नहीं है असाइनमेंट में, इसको नोट कर लीजिएगा। एवरेज अमाउंट ऑफ आयोडीन प्रेजेंट इन द ब्लड इज 1 माइक्रोग्राम पर 100 ml। 1 माइक्रोग्राम पर 100 ml आयोडीन होता है ब्लड। इससे कम आयोडीन होगा तो थायरॉक्सिन का सिंथेसिस सिक्रेशन कम होगा। तो इतना मिनिमम है 1 माइक्रोग्राम पर 100 ml। ये नहीं है उसको ऐड कर। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे थायरॉक्सिन का फंक्शन। 1 मिनट ब्रेक कर रहे हैं।